इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है द डिस्कवरी, जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट थॉमस हार्बर का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिससे जर्नलिस्ट उसकी नई खोज के बारे में सवाल करती है। इस खोज की वजह से पूरी दुनिया में आत्महत्या की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। असल में साइंटिस्ट थॉमस हार्बर ने 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिक रूप से सारे सबूतों के साथ ये साबित कर दिया है कि मरने के बाद भी इंसान का अंतर्मन एक दूसरे आयाम में जीवित रहता है। एक तरह से उन्होंने आफ्टर लाइफ या मरने के बाद के जीवन की पुष्टि कर दी है। उन्होंने धर्म ग्रंथों की गपोड़ लीला समझे जाने वाली अतार्किक बातों को अपने वैज्ञानिक शोध के जरिए सही साबित कर दिया है। यही वजह है कि लोग अपनी मेजरेबल लाइफ से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। थॉमस हार्बर की शोध लोगों को यह गारंटी देती है कि मरने के बाद दूसरे आयाम में उनकी जिंदगी सुखद होगी। थॉमस हार्बर ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इंसानी दिमाग के अंदर चलने वाली सब एटॉमिक वेवलेंथ को ट्रैक कर सकती है। ये वेवलेंथ अनंत काल के लिए ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। इनका विनाश कभी नहीं होता है। ये बात हमें ये आश्वासन देती है कि मरने के बाद भी इंसान का एक अंश कभी नहीं मरता है। इसे आत्मा या यूनिवर्स की निर्माता शक्ति भी कहा जा सकता है। चूंकि थॉमस हार्बर की खोज इतनी पुख्ता और एविडेंस बेस्ड है कि इस पर हर तबके के लोग यकीन करते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई उसकी खोज से सहमत है। थॉमस हार्बर की इस खोज की वजह से अमेरिका में ही एक साल के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। यही वजह है कि बढ़ती सुसाइड रेट के लिए जर्नलिस्ट थॉमस हार्बर को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन थॉमस हार्बर इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझता है, क्योंकि उसने किसी को आत्महत्या करने के लिए कभी नहीं कहा। उसने तो अपनी शोध के जरिए जो साबित करना था वो किया और सच को वैज्ञानिक सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखा। थॉमस हार्बर का मानना है कि बढ़ती आत्महत्या के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जब ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है, जर्नलिस्ट के क्रू का एक सदस्य अपने सर पर बंदूक रखकर खुद को गोली मार लेता है। असल में वो भी थॉमस हार्बर के शोध पर यकीन करता है कि मरने के बाद उसे एक आफ्टर लाइफ मिलेगी जो उसके इस लाइफ से ज्यादा सुखद होगी। इस घटना के बावजूद थॉमस हार्बर लोगों की आत्महत्या के लिए खुद को दोषी नहीं समझता है। वो तो अपने शोध को एक लेवल और आगे बढ़ाना चाहता है। थॉमस हार्बर अब एक ऐसे मशीन पर काम कर रहा है जो ना सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाली सब एटॉमिक वेवलेंथ को ट्रैक करेगा, बल्कि उसे वीडियो के रूप में रिकॉर्ड भी करेगा। यानी क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए जाने के बाद मशीन इंसान के आफ्टर लाइफ को विजुअली रिकॉर्ड करेगा कि आत्मा कहाँ जा रही है और क्या देख रही है। थॉमस हार्बर के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा विल हार्बर और छोटा बेटा टोबी हार्बर। बड़ा बेटा विल एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जबकि छोटा बेटा टोबी अपने पिता थॉमस के साथ रहता है और शोध में अपने पिता को असिस्ट करता है। बड़ा बेटा विल अपने पिता के शोध पर यकीन नहीं करता है, भले ही सारे वैज्ञानिक फैक्ट्स इसे साबित करते हैं। हालांकि इस शोध की प्रेरणा थॉमस को विल से ही मिली थी। जब विल बच्चा था, एक हादसे के बाद पूरे 1 मिनट के लिए उसकी सांसें थम गई थी। वो क्लिनिकली डेड था। तब विल ने एक विजन देखा जहां उसने एक बच्चे को समंदर के किनारे खेलते हुए देखा। तब उसे लगता था कि ये आफ्टर लाइफ की एक झलक है, लेकिन अब मैच्योर और इंटेलेक्ट होने के बाद उसे ऐसा नहीं लगता है। उसके हिसाब से वो विजन कोई आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि तब मरते हुए उसके दिमाग ने एक सपना जैसा कुछ देखा था। थॉमस हार्बर की खोज के पब्लिश होने के 2 साल बाद विल हार्बर अपने पिता से मिलने वापस आ रहा है। इस दौरान उसकी मुलाकात ट्रेन में आइला नाम की एक लड़की से होती है। वे पहले कभी नहीं मिले, लेकिन भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा फेमिलियर सा लगता है, जाना पहचाना लगता है। इसलिए उनमें बातें होने लगती है। वे बढ़ते हुए डेथ रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि आइला कहती है कि उसे आफ्टर लाइफ के चक्कर में आत्महत्या करने की बात बेवकूफाना लगती है। तब विल भी उसे बतलाता है कि उसे इस शोध के सही होने पर यकीन नहीं है, चाहे सबूत ओवरवेलमिंग हो।
हालांकि विल ये बात आइला को नहीं बतलाता है कि वो इस खोज के जनक थॉमस हार्बर का बेटा है। सफर खत्म होने के बाद विल और आइला अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। विल को उम्मीद नहीं है कि उसकी मुलाकात फिर कभी आइला से होगी। विल को लेने उसका छोटा भाई टोबी आया है। वो उसे एक बड़े से मैंसन में लेकर जाता है जिसे 2 साल पहले उसके पिता ने खरीदा था। ये मैंसन शहर से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ विल और टोबी के पिता थॉमस हार्बर अपने शोध पर काम कर रहे हैं। यहाँ उसके साथ कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर थॉमस ने ऐसे लोगों को जीने का एक मकसद दिया है और अपने शोध में और मैंसन को चलाने के लिए सहयोगी के रूप में उनसे काम ले रहा है। एक तरह से थॉमस ने अपने शोध पर यकीन करने वालों का एक कल्ट या संप्रदाय बना लिया है, जहां केवल उसके भरोसे के लोग ही रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि थॉमस अपने नए शोध के डिटेल्स किसी भी हाल में लीक नहीं होने देना चाहता है। यही वजह है कि उसके खुद के बेटे को भी चेकिंग के बिना मैंसन में अंदर आने की इजाजत नहीं है। जब विल मैंसन के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके पिता थॉमस अपने एक्सपेरिमेंट और शोध को लेकर इतने एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं कि उन्होंने खुद को भी इस प्रयोग का हिस्सा बना लिया है। ये प्रयोग रिस्की है क्योंकि इस प्रयोग के लिए पहले मरना जरूरी है, तब ही सब एटॉमिक लेवल पर दिमाग के अंदर चलने वाले वेवलेंथ की स्टडी की जा सकती है। इसलिए विल के पिता थॉमस दवाओं के जरिए 1 मिनट के लिए अपने हार्ट को धड़कने से रोक देता है। ऐसा करने पर कुछ पल के लिए उसके दिमाग के किसी कोने में मौजूद सब एटॉमिक वेवलेंथ की रीडिंग की जा सकेगी। ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें बिल्कुल सही समय में हार्ट को बिजली के झटके के साथ शुरू कर दिया जाता है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो गई तो थॉमस की मौत हो सकती है। इस तरह के प्रयोग की वजह से विल को अपने पिता की थोड़ी चिंता भी होती है, क्योंकि वे पागलपन की लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने लोगों का एक ऐसा कल्ट बना लिया है जो उसके शोध पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। इसलिए जब थॉमस प्रयोग से वापस आता है, विल अपने पिता को बढ़ रहे सुसाइड रेट के लिए जिम्मेदार ठहराता है। एक दिन समंदर किनारे उसे फिर से आइला नजर आती है, जो अपने बैग में जिम के मेटल वेट्स डाल रही है और आत्महत्या करने के लिए समंदर में उतर जाती है। ये देखकर विल तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे डूबने से बचाता है। असल में आइला भी अपनी जिंदगी खत्म कर दूसरे आयाम में एक सुखद जीवन की उम्मीद करती है। हालांकि उसने लोगों की आत्महत्या करने की बात पर एक दफे विल से कहा था कि ये एक बेवकूफ़ी है, लेकिन अब वो खुद ये काम कर रही है। असल में आइला का एक बेटा था जिसकी समंदर में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसका जीवन उदासियों से भर गया है। विल आइला को बचाकर अपने पिता के मैंसन में लेकर आता है, जहां आइला जैसे ही आत्महत्या करने वाली प्रवृत्ति के लोगों को रखा जाता है। हालांकि विल के पिता थॉमस हार्बर के कल्ट में शामिल होने की यही केवल एक शर्त नहीं है। वो आइला को अपने मैंसन में शामिल करने से पहले उसका इंटरव्यू लेता है और अपने इनडायरेक्ट सवालों से उसे परखता है। वो जानना चाहता है कि क्या वो उसके खोज पर यकीन करती है या नहीं। जब थॉमस को तसल्ली हो जाती है कि आइला उसके खोज पर यकीन करती है, तो वो आइला को भी अपने मैंसन में रख लेता है। कुछ दिनों बाद थॉमस अपनी नई मशीन का डेमो अपने मैंसन में रह रहे कुछ चुनिंदा लोगों के सामने करना चाहता है। इसके लिए उसे एक ताजी डेड बॉडी की जरूरत होगी। डेड बॉडी का जुगाड़ करने का काम थॉमस अपने बेटे टोबी को सौंपता है। टोबी अपने बड़े भाई विल और आइला की मदद से नज़दीक के एक हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी चुराता है। ये डेड बॉडी पैट फिलिप नाम के एक आदमी की है। डेड बॉडी पर लिखे नेम टैग से उसकी पहचान पैट फिलिप के रूप में की जा सकती है। चूंकि विल बढ़ती हुई आत्महत्या के लिए अपने पिता को जिम्मेदार समझता है, इसलिए वो उसके नए प्रयोग को फेल करना चाहता है, जिससे कि लोगों का भरोसा उसके पिता के खोज से उठ जाए और लोग धरती पर मिली अपनी जिंदगी की कद्र करें और आफ्टर लाइफ के चक्कर में खुद की जान ना दें। इसलिए विल अपने पिता के द्वारा तैयार की गई मशीन में गड़बड़ी कर देता है और एक जरूरी इक्विपमेंट को निकाल देता है। जब विल के पिता उस डेड बॉडी पर सबके सामने प्रयोग करता है, तो मशीन के मॉनिटर में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आफ्टर लाइफ का कोई साइन उन्हें नहीं दिखता है।
प्रयोग के फेल हो जाने की वजह से मैंसन में मौजूद लोगों में संदेह पैदा होने लगता है और बातें बनने लगती हैं कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज है भी या नहीं। जब लैब से सारे लोग चले जाते हैं तो विल चुपके से उस मशीन से निकाला गया हिस्सा वापस लगा देता है। ऐसा करने पर मशीन के मॉनिटर पर उसे पैट फिलिप के आफ्टर लाइफ के विजुअल्स दिखने लगते हैं। विल को उम्मीद नहीं थी कि मशीन काम करेगी और कोई आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद विल सारे विजुअल्स को मशीन से कॉपी करता है और मशीन को पैट के शरीर से डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी देर में जब विल के पिता और उसके कुछ लोग वहां आते हैं, तब विल के पिता उससे पूछते हैं कि वो मशीन को डेड बॉडी से डिस्कनेक्ट क्यों कर रहा है। तब विल बतलाता है कि डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जाना होगा। बाद में विल इस वीडियो रिकॉर्डिंग को बार बार देखता है और इसे समझने की कोशिश करता है। इस फुटेज में एक हॉस्पिटल दिख रहा है जहां फिलिप किसी को देखने आया है। यहाँ हॉस्पिटल में एक महिला भी उससे मिलती है जिससे उसकी बहस हो रही होती है। विल के हिसाब से वीडियो फुटेज पैट फिलिप की यादों की एक झलक है, ना कि कोई आफ्टर लाइफ। इस बारे में वो आइला को भी बतलाता है। जब आइला इस फुटेज को देखती है तो इस फुटेज में एक गड़बड़ी नोटिस करती है। पैट फिलिप के हाथ में जो टैटू है वो फुटेज में दिख रहे टैटू से अलग है। इसके साथ एक दूसरी समस्या ये भी है कि इस रिकॉर्डिंग में दिख रहा हॉस्पिटल पिछले कई सालों से बंद है और फिलिप की यादों में हॉस्पिटल के जितने फ्लोर दिख रहे हैं, असल में उस हॉस्पिटल में उतने फ्लोर हैं भी नहीं। इसलिए विल और आइला इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या ये पैट फिलिप की यादें हैं या फिर सच में ये उसके आफ्टर लाइफ की झलक है। इसलिए वे इस फुटेज में दिख रही महिला की तलाश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें वो महिला मिल जाती है। ये महिला उन्हें बतलाती है कि पैट फिलिप उसका भाई था और वे जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वहां आज से 13 साल पहले उसके पिता एडमिट थे, लेकिन पैट फिलिप वहां अपने पिता को देखने कभी नहीं आया। ऊपर से उस महिला ने यह भी बतलाया कि उसके हाथ में ये टैटू 18 साल की उम्र से है। इस महिला से मिलने के बाद विल और आइला और भी ज्यादा दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर पैट कभी अपने पिता को देखने हॉस्पिटल नहीं गया और टैटू पैट के हाथ में 18 साल की उम्र से है, तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में ये टैटू अलग क्यों दिख रहा है। और जब पैट अपने पिता को हॉस्पिटल में कभी देखने ही नहीं गया तो फिर उसके दिमाग में ऐसी यादें क्यों हैं। अब तो विल को भी आफ्टर लाइफ की थ्योरी सच लगने लगी है। शायद सच में पैट फिलिप दूसरे आयाम में नई जिंदगी जी रहा है। इधर थॉमस अपने फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से अपसेट है और उसकी थ्योरी के ऊपर गॉसिप करने वाली एक लड़की को अपने कल्ट से निकाल देता है और उसे मैंसन से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ को फिर से खतरे में डालकर प्रयोग जारी रखता है। जब थॉमस दवाओं के जरिए 1 मिनट के लिए अपने धड़कन को रोकता है तो मशीन के मॉनिटर पर उसकी पत्नी उसे दिखती है। ये वही दिन है जब थॉमस की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन थॉमस और उसकी पत्नी की एनिवर्सरी थी। इस दिन थॉमस के घर से जाते ही उसकी पत्नी सीढ़ियों से ऊपर जाती है और आत्महत्या कर लेती है, लेकिन इस फुटेज में ऐसा नहीं होता है। थॉमस घर से नहीं जाता है और नाराज होकर सीढ़ियों से ऊपर जाती अपनी पत्नी को बुलाता है और वो वापस आ जाती है। इस फुटेज के हिसाब से उसकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की। जब विल इस फुटेज को देखता है तो वो सारी बातें समझ जाता है। असल में ये कोई आफ्टर लाइफ फुटेज नहीं है, बल्कि ये वो दबी हुई इच्छाएं हैं जो इंसान अपने जीवन में करेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि काश उस दिन ऐसा होता। यहाँ विल के पिता को इस बात का अफसोस था कि जब उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, अगर वो उस दिन घर पर होता और अपनी पत्नी से प्यार से पेश आता तो वो आज जिंदा होती। ठीक ऐसा पैट फिलिप के केस में भी है। उसे बचपन में बनवाया गया टैटू पसंद नहीं था। वो इसके जगह दूसरा टैटू बनवाना चाहता था, इसलिए उसकी यादों में हाथ का टैटू अलग है। उसे इस बात का भी अफसोस था कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में देखने नहीं गया, इसलिए उसकी यादों में वो अपनी इस गलती को सुधारता है। असल में विल के पिता थॉमस की मशीन आफ्टर लाइफ रिकॉर्ड नहीं करती है, बल्कि मरते हुए दिमाग की आखिरी कुछ गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है।
जिसमें इंसान अपने जीवन की सारी गलतियों को काल्पनिक रूप से ठीक करने की कोशिश करता है। जब विल के पिता होश में आते हैं, विल ये सारी बातें अपने पिता को एक्सप्लेन करता है, जिससे उसके पिता भी सहमत हो जाते हैं। बाद में थॉमस हार्बर ये सारी बातें मैंसन में मौजूद लोगों को बतलाने के लिए एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने खोज के गलत होने की बात बतला पाता, कुछ दिनों पहले कल्ट से बाहर की गई लड़की वापस आ जाती है। उसके पास एक रिवॉल्वर है और वो थॉमस हार्बर को मार देना चाहती है, पर गोली आइला को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब विल इतना अपसेट होता है कि आइला की यादों को जीने के लिए खुद को उस मशीन से कनेक्ट करता है। उसकी यादों में आइला उससे फिर से उसी ट्रेन पर मिलती है। तब आइला उससे बतलाती है कि वो उससे यहाँ कई बार मिल चुकी है। हर बार जब वो मरता है, नई यादों के साथ नई जिंदगी जीता है। इसलिए जब भी वो उससे मिलता है, उसे देखकर उसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। वो कहती है कि जब उसे मशीन से निकाला जाएगा, वो सारी वर्तमान यादों को भूल जाएगा। और ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार विल मैंसन में नहीं जागता है। वो एक बीच पर जागता है, जहां एक छोटा बच्चा समंदर के किनारे खेल रहा है और खेलते खेलते समंदर में उतरता जा रहा है। तब विल उसे पकड़ता है और समंदर से बाहर लेकर आता है। इस बच्चे की माँ आइला है। एक दफे आइला ने उसे बतलाया था कि उसका एक बेटा था जो बीच में खेलते हुए डूब गया और उसकी मौत हो गई। विल की इस याद में उसने आइला के बच्चे को बचा लिया और उसे बच्चा सौंप दिया, पर उसे उसकी पिछली यादों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यही उसकी नई रियलिटी है। शायद विल उस मशीन से खुद को अटैच करने के बाद वापस जागा ही नहीं। उसकी धड़कन को समय रहते चालू नहीं किया जा सका। आइला और उसके बच्चे की याद मरते हुए उसके दिमाग की आखिरी कुछ गतिविधियों की एक झलक है, जिसे उसके पिता की मशीन ने रिकॉर्ड किया है। या फिर यह भी हो सकता है कि शायद विल आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी दुविधा में यह फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।